नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले रीट प्री एग्जाम में विज्ञान विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? सूर्य का ताप, सालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विकिरण। देखिए, चालन, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। ठोस पदार्थ में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन कहलाता है। और संवहन, तरल पदार्थ में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन कहलाता है। और विकिरण, तरंगों के रूप में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण कहलाता है। जो तीनों के तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ, दमा, डेंगू, मलेरिया, रेबीज। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। दमा, जो कि के द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू, डेंगू एक वायरस के द्वारा होता है। और मलेरिया एक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। रेबीज, रेबीज एक वायरस के द्वारा होता है। उसी प्रकार आप प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों की आप तारीख याद रख सकते हैं। पे काम सोप, पेसिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। ये सभी रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ जन्य रोग का सबसे बेस्ट उदाहरण है मलेरिया। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि है। सदिश राशि का नाम बताना है। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न ही सेलेक्ट करते हैं। तो सदिश राशि कौन सी है? वेग, समय, कार्य, दूरी। आप एक ट्रिक भी आप याद रखना है, क्योंकि इस ट्रिक से बार आपको प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा। तो सदिश राशि का जो उदाहरण है वो है वेग। वेग एक सदिश राशि है। बाकी समय, कार्य और दूरी ये अदिश राशि है। और सदिश राशि का जो बेस्ट उदाहरण है विषुवत बल। वी का मतलब विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। और विषुवत वह मतलब वेग, वेग एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। त का मतलब है त्वरण। और बल, बल एक सदिश राशि है। बाकी आपको ऑप्शन में जो भी उदाहरण दिखे वो आप अदिश राशि के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो समय, कार्य और दूरी, इन तीनों उदाहरणों को भी आप याद रखें। ये अदिश राशियों के उदाहरण है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण है। ताप, दाब, ताप व दाब दोनों, कोई नहीं। ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ताप को दाब नहीं बढ़ना है और नहीं ताप व दाब बढ़ना है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताप के कारण ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाने योग्य भाग में कौन सा जो सुमेलित नहीं है? पौधे और पौधों के खाने योग्य भाग है, इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो असुमेलित है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मार्शल पत्ती, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। देखिए, जो अदरक का है, जो प्रकंद है, ये सुमेलित है। प्याज का मार्शल पर्ण जो कि सुमेलित है। आलू, आलू का साथियों तना खाया जाता है, जबकि इसमें लिखा हुआ है मूल। ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया, तो इसलिए राइट आंसर है। और नारियल का भ्रूणपोष, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो वो होता है भ्रूणपोष। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आलू, मूल। जो कि आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का ताप अलग होते हुए भी शरीर का तापमान सदैव 37 डिग्री सेल्सियस किस कारण रहता है? मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वातावरण का ताप अलग होते हुए भी उसका जो तापमान है सदैव 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका मुख्यतः क्या कारण है? अनुकूलता, जनन, समस्थैतिकता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए। थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्थैतिकता। क्योंकि जब सर्दियों में हमें
ठंड लगती है तो हमारी मांसपेशियां अपने आप कंपन करने लगती हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार जो वातावरण का ताप अलग होते हुए शरीर का तापमान सदैव 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका जो कारण है वो है समस्थैतिकता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाने पड़ते हैं, आपको केवल सब्सक्राइब करना है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? यानी यही ग्रंथि जो मस्तिष्क में स्थित होती है, और इसके द्वारा मैं बता दूं कि वृद्धि हार्मोन का भी स्रावन होता है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। देखिए, थायराइड ग्रंथि होती है जो थाइरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन हार्मोन का स्रावन करती है। और थाइमस ग्रंथि है जो थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? हमारा राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। इसकी अधिकता से व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होती है, और इसकी न्यूनता से बौनापन होता है। इसका जो मुख्य कारण है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में जान चुके हैं और त्रिक भी मैंने बताई थी। अब ये दूसरा प्रकार है जो जीवाणु रोग का दूसरा प्रकार है जीवाणु। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा? ऑप्शन में दिया गया है। अक्सर ये प्रश्न ऐसे काफी एग्जाम में पूछ जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को याद रखने के लिए हमें त्रिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रटने से ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। तो निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? चेचक, डेंगू, न्यूमोनिया, मलेरिया। हम मलेरिया रोग के बारे में पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ का सबसे बेस्ट उदाहरण है मलेरिया। लेकिन प्रश्न में पूछा कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है? चेचक, चेचक एक वायरस जनित रोग है। डेंगू, डेंगू भी वायरस जनित रोग है। और न्यूमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। हमारा राइट आंसर है। और आप इस त्रिक को याद रखें। जीवाणु जनित रोग प्लेग, टाइफाइड, हैजा और टीबी। इसकी एक त्रिक भी है, पंडित का टीका न्यू है। आप त्रिक से भी ऐसे बना सकते हैं उदाहरण। तो प्लेग जो कि जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, हैजा जीवाणु जनित है, और टीबी इन रोगों को जरूर याद रखें साथ में। और चेचक और डेंगू वायरस जनित रोग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रिकेट रोग होता है रिकेट विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। सभी प्रश्न जल्दी से जल्दी हमने मिलाए। तो रिकेट्स रोग होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से। हमारा राइट आंसर है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से जो रोग होता है वो स्क्रवी, और विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो होता है रिकेट्स। कभी कभी डिकेट्स भी बोलते हैं। सही और राइट आंसर होगा रिकेट्स। इनके बाद एक प्रश्न और भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील मुख्यतः 2 विटामिन ही होते हैं। मुख्यतः जो विटामिन के जो प्रकार होते हैं ए, बी, सी, डी और ई और के। इन प्रकारों में से जो बी और सी विटामिन है, ये विटामिन मात्र जो है जो जल में घुलनशील होते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। इनमें से एक ऑप्शन दिया होता है बी या सी। तो बी और सी ये विटामिन जल में घुलनशील हैं। बाकी जो ए विटामिन है, डी है और ई है और के है, ये विटामिन होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ए विटामिन, डी विटामिन और ई और के ये विटामिन जल में अघुलनशील होते हैं, बी और सी घुलनशील होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।